हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विंग्स एजुकेशन। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर जो कि है जर्मी बेंथम। जर्मी बेंथम और उनके पॉलिटिकल थॉट को हम डिटेल में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। जर्मी बेंथम कब और कहाँ पैदा हुए थे, कब और कहाँ उनकी डेथ हुई थी? ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इनके कंसेप्ट्स कभी कभी क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो 1748 में ये पैदा होते हैं और 1832 में इनकी डेथ होती है। आपने याद रखना है 18th एंड 19th सेंचुरी के ये इम्पॉर्टेंट थिंकर थे। कहाँ के थिंकर थे? नेशनलिटी क्या थी इनकी? तो इनकी नेशनलिटी थी ये लंदन या यूनाइटेड किंगडम, मीन्स इंग्लैंड के थिंकर थे, इंग्लिश थिंकर थे। जर्मी बेंथम इंग्लिश फिलासफर थे, जूरिस्ट थे और सोशल रिफॉर्मर थे। इंपॉर्टेंट, सोशल रिफॉर्मर, और इनको कहा जाता है फाउंडर ऑफ मॉडर्न यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म कहाँ से निकला है? यूटिलिटी से निकला है। हम आगे डिटेल में कवर करेंगे, पहले भी हमने बात की है। तो फाउंडर ऑफ मॉडर्न यूटिलिटेरियनिज्म कौन है? जर्मी बेंथम। अगर पूछा जाए फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म तो वो भी होंगे कौन? जर्मी बेंथम। जर्मी बेंथम डिफाइंड एज फंडामेंटल एक्सियम। फंडामेंटल एक्सियम मीन्स इनका जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल है, इनका फाउंडेशन प्रिंसिपल है जो इनकी फिलॉसफी का, वो क्या रहेगा? वो है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। मीन्स ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। मतलब कोई भी पॉलिसी, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी लॉ अगर स्टेट लेकर आती है तो उसका इम्पैक्ट क्या रहना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका बेनिफिट होना चाहिए। तो बेनिफिट होगा तो क्या होगा? लोग खुश होंगे। तो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर दैट इज मेजर ऑफ राइट एंड रॉन्ग। मतलब कोई पॉलिसी, कोई प्रोग्राम अगर आया तो वो सही है या गलत है, इसका डिसीजन हमने कैसे लेना है, कैसे पता करना है? अगर ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो वो राइट है। अगर ज़्यादा लोगों को उसका फ़ायदा नहीं हो रहा, उसका पेन हो रहा है, तो वो गलत है। इनकी अप्रोच रहती है क्वांटिटेटिव, नॉट क्वालिटेटिव। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या है आगे हम डिटेल में बात करेंगे। क्वांटिटेटिव अप्रोच थी या क्वालिटेटिव, ये पूछा जाएगा तो आपने याद रखना है क्वांटिटेटिव, नॉट क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मीन्स नंबर की बात करते हैं कि हैप्पीनेस ज़्यादा, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ लोगों को हैप्पीनेस मिलनी चाहिए, तो इसीलिए इनको कहा जाता है क्वांटिटेटिव थिंकर, या अप्रोच इनकी क्या है? क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने अभी तक? क्या याद रखना है? 18th और 19th सेंचुरी के ये थिंकर हैं, इंग्लिश थिंकर हैं, फाउंडर हैं या फादर हैं किसके? यूटिलिटेरियनिज्म के। और इनका फाउंडेशनल प्रिंसिपल क्या है इनकी फिलॉसफी का? ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये वाला सवाल और ये वाला सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कैसे मेजर करेंगे वो जो पॉलिसी या प्रोग्राम वो राइट है या रॉन्ग है? कैसे पता चलेगा? अगर ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस मिल रही है ग्रेटेस्ट नंबर को, इसका मतलब उनकी अप्रोच क्वालिटी पे नहीं है, क्वांटिटी पे है। तो फाउंडर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म इन मॉडर्न फॉर्म में कहा जाता है किसको? जर्मी बेंथम को। हाँ, वो इन्फ्लुएंस किस किस से थे? तो एम्पिरिसिज्म से वो इन्फ्लुएंस थे। एम्पिरिसिज्म से क्या होता है? एम्पिरिसिज्म हम पढ़ चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर में। रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म को हमने डिटेल में कवर किया है। अगर नॉलेज गेन की जाए थ्रू रीजन और लॉजिक तो वो कौन होते हैं? वो होते हैं रैशनलिस्ट। अगर नॉलेज गेन की जाए थ्रू एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, तो वो है क्या? वो है एम्पिरिसिस्ट।
इम्पीरिसिस्ट या इम्पीरिसिज्म। किसकी तरह? लॉक की तरह, ह्यूम की तरह। इनलाइटनमेंट का इनके ऊपर असर था। इनलाइटनमेंट मीन्स जब किसी भी इवेंट का आंसर साइंस से दिया जा रहा था, लॉजिक से दिया जा रहा था, रिलीजन से नहीं दिया जा रहा था। रैशनलिज्म, रीजन का, साइंस का, और लीगल रिफॉर्म मूवमेंट्स, आगे हम देखेंगे इन चीज़ों को डिटेल में। एम क्या रहता है इनका? इनका एम रहता है टू क्रिएट अ रैशनल, सेकुलर एंड साइंटिफिक बेसिस फॉर लॉ एंड गवर्नमेंट टू प्रमोट ह्यूमन हैप्पीनेस। मेन फोकस ह्यूमन हैप्पीनेस है इनका। ठीक है, एक ऐसी गवर्नमेंट बनाई जाए, ऐसी सरकार बनाई जाए जो रैशनल हो, जो सेकुलर हो, और जिसके लॉज जो हैं वो साइंटिफिक बेसिस पे जिनका फाउंडेशन हो। इसीलिए इनको जाना जाता है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू द ग्रेटेस्ट नंबर के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर एक ही क्वेश्चन आया तो यही आएगा। ठीक है, चलिए कोर कंसेप्ट्स देख लेते हैं इनके पॉलिटिकल थॉट के। तो फर्स्ट कंसेप्ट है इनका यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म कहाँ से निकला है? वर्ड यूटिलिटी से निकला है। यूटिलिटेरियनिज्म इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, ये एक आइडिया है that the best action is one that maximize overall happiness or well-being for the greatest number of people। सिंपल भाषा में अगर बात करें तो यूटिलिटेरियनिज्म क्या है? एक आइडिया है, जिस आइडिया के तहत बेस्ट एक्शन कौन सा होगा? वो वाला एक्शन जिससे मैक्सिमम लोगों को हैप्पीनेस मिले, ज़्यादा लोग खुश हों। सिंपल भाषा में कॉमन एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखेंगे। कॉमन एग्जाम्पल्स, आपका एक फ्रेंड ग्रुप है, आपके पास एक चॉकलेट है, आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो वो चॉकलेट आपने खरीदी है आप खुद खा लो, या आप लेट अस सपोज 4 दोस्त हो तो उस चॉकलेट के 4 टुकड़े करो और एक एक टुकड़ा सारे बंदे खाओ। ठीक है, इंस्टेड इवन अ पीस ऑफ चॉकलेट विद योर फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल चूजिंग टू शेयर, आपने ये चूज किया कि मैं शेयर करूंगा या शेयर करूंगी ये चॉकलेट अपने दोस्तों में और अकेले में नहीं खाऊंगी। क्यों? ताकि सारे बंदे खुश रहें, कितना अच्छा दोस्त है हमारा। ठीक है, मॉरल वर्थ ऑफ एन एक्शन, बट यहाँ चॉकलेट तो खिलानी नहीं है, इनका फोकस क्या है? एक्शन पे, गवर्नमेंट के एक्शन पे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे, गवर्नमेंट के लॉज पे, इंस्टीट्यूशन पे। तो मॉरल वर्थ ऑफ एन एक्शन, लॉ और इंस्टीट्यूशन इज जज्ड बाई इट्स यूटिलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, किसने बोला? बेंथम ने बोला। क्या बोला बेंथम ने? जैसे हमने क्या बोला बेंथम ने कि मॉरल वर्थ ऑफ एन एक्शन, किसी भी एक्शन का, लॉ का, इंस्टीट्यूशन का, पॉलिसी का, प्रोग्राम का मॉरल वर्थ जज किया जाएगा उसकी यूटिलिटी से। क्या यूटिलिटी है? कि प्रमोट मैक्सिमम हैप्पीनेस टू मैक्सिमम नंबर एंड रिड्यूसेस पेन, रिड्यूसेस पेन, डिस्कम्फर्ट कम से कम करना और खुशी, सेटिस्फेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी किसने दिया है? तो यही तो है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, जर्मी बेंथम का, कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर इज द मेजर ऑफ राइट और रॉन्ग। कोई पॉलिसी, प्रोग्राम, लॉ, एक्शन गवर्नमेंट का, वो अगर हैप्पीनेस देता है मीन्स प्लेजर देता है तो वो राइट है, अगर अनहैप्पीनेस देता है, डिस्कम्फर्ट देता है या पेन देता है वो रॉन्ग है। आपने देखा सरकार काफ़ी सारी स्कीम्स लेकर आती है, पॉलिसीज़ लेकर आती है। अभी पीछे किसानों के लिए कुछ कानून लेकर आई थी सरकार, तो क्या लोग खुश थे? क्या ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर था? नहीं था। तभी हमारे फार्मर्स एजिटेशन पे बैठे और सरकार को वो कानून वापस लेना पड़ा। तो इसका मतलब वहाँ अनहैप्पीनेस थी, पेन था, तो वो कानून रॉन्ग था, सरकार का एक्शन गलत था, सरकार ने वापस ले लिया। ठीक है, दूसरी तरफ जो 5 लाख इंश्योरेंस, फ्री इंश्योरेंस दे रही है सरकार, तो क्या यहाँ सब लोग खुश हैं? हाँ, मैक्सिमम ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस है, यहाँ ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस है, ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हैप्पीनेस है, तो यहाँ हैप्पीनेस है, यहाँ प्लेजर है, तो ये एक्शन राइट है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। अब हम कुछ डे टू डे लाइफ की यूटिलिटेरियनिज्म की एग्जांपल्स देखेंगे, थोड़ा सा इसको और प्रैक्टिकल वे में समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन हमेशा आपको अप्लाइड पूछा जाएगा,
तो आप कंसेप्चुअल क्वेश्चन को निकाल पाएंगे अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग होगी। पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज सरकार बहुत सारी लाती रहती है। जैसे कोविड-19 के टाइम सरकार ने मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया कि सब लोगों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम लेकर आई। वेलफेयर का प्रोग्राम था, बट आपने देखा कि कुछ कुछ लोगों को साइड इफेक्ट भी आए। जिसने वैक्सीनेशन लगाई फीवर हुआ, ठीक है, फीवर की वजह से लोग स्ट्रेस में चले गए, काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस आई, बट कुछ लोगों को आई। ओवरऑल तो बेनिफिट था, डिजीज को रोकने की बात हो रही थी, लाइफ को सेव करने की बात हो रही थी। तो अगर ये छोटा सा नुकसान है तो इसको इग्नोर किया जा सकता है। मैक्सिमम हैप्पीनेस अगर हमारा टारगेट है तो यही है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, ग्रेटेस्ट नंबर। मास वैक्सीनेशन में क्या देखा आपने कि साइड इफेक्ट जरूर आए, बट ओवरऑल हमने फोकस किया बीमारी को रोकने के लिए, कोविड-19 को रोकने के लिए, ज्यादा लोगों की जो जान है वो बचाने के लिए, ठीक है। तो यही है यूटिलिटेरियनिज्म बेंथम का। लॉ एंड पनिशमेंट की अगर हम बात करें तो कोई पर्सन है, लेट अस सपोज ए, उसने किसी को मारने की कोशिश की, उसने किसी को मारा, उसके खिलाफ एफआईआर लग गया, सरकार उसको पनिश कर रही है। वो पनिश क्यों कर रही है? पनिश इसलिए कर रही है कि उस पनिश से वो एक पर्सन जो है उसको तो पेन होगा, उसको तो डिस्कम्फर्ट होगा। तो बेंथम कहते हैं कि एक इंडिविजुअल को हम डिस्कम्फर्ट दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम सोसाइटी जो है उसको हैप्पीनेस मिलेगी, वो फ्यूचर में किसी और का नुकसान नहीं करेगा। या किसी ने चोरी की है तो उस एक को हम डिस्कम्फर्ट दे सकते हैं मैक्सिमम सोसाइटी के फेवर में, कि मैक्सिमम सोसाइटी का हैप्पीनेस है क्योंकि वो फ्यूचर में किसी और की चोरी नहीं करेगा, ठीक है। इमरजेंसी की बात कर लेते हैं। अभी आज जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो किश्तवाड़ में क्लोड बरस्ट हुआ है, ठीक है, काफ़ी सारे लोग इंजर्ड हैं, काफ़ी सारी डेथ हुई है। तो उसको अप्लाई करते हैं हम बेंथम के यूटिलिटेरियनिज्म के थ्रू, ठीक है। डिजास्टर हुआ है किश्तवाड़ में, आपने देखा होगा न्यूज़ में, पेशेंट्स को डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं। तो इनके प्रिंसिपल के हिसाब से ज़्यादा फोकस किस पे करना है डॉक्टर्स को? भाई सबसे पहले जिनका ज़्यादा चांस है बचने का, रिसोर्सेज कम है, किश्तवाड़ में रिसोर्सेज कम है, हॉस्पिटल में मशीनरी, रिसोर्सेज, मेडिसिन कम है, बट पहले हमने प्रायोरिटी किसको देनी है? वी हैव हु हैव द हाईएस्ट चांसेस ऑफ सर्वाइवल, पहले उनका ट्रीट करना है। क्यों? रिसोर्सेज लिमिटेड है, रिसोर्सेज आर यूज्ड, लिमिटेड रिसोर्सेज यहाँ लगेंगे वेयर दे कैन सेव द मोस्ट लाइफ्स। कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है, ज्यादा लोगों को बचाना है। लेट अस सपोज किसी का 1% है बचने का चांस, तो पहले हम उसको ट्रीट करेंगे या जिसके 70% चांस है? एज पर बेंथम हम पहले 70% वाले को ट्रीट करेंगे, ठीक है। ये है इनका यूटिलिटेरियनिज्म। चलिए आगे अर्बन प्लानिंग की एग्जांपल देखते हैं। हम ये सारी एग्जांपल देख रहे हैं यूटिलिटेरियनिज्म की या प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी की। अर्बन प्लानिंग की बात करते हैं। आपने देखा हाईवे बन रहे हैं, जगह जगह हाईवे बन रहे हैं। तो ये एक छोटा रोड था, अब इसको बड़ा करके हाईवे बनाया जा रहा है। यहाँ किसी पर्सन ए का एक घर आ गया है जिसने खून पसीने की कमाई से ये घर बनाया है। यहाँ किसी बी पर्सन का घर आ गया है जिसने पूरी जिंदगी का पैसा जमा करके ये घर बनाया है। बट ये रोड जो है ये ओवरऑल मैक्सिमम लोगों की मैक्सिमम हैप्पीनेस के लिए है, मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल के लिए है। तो इस गवर्नमेंट को, इस घर को सरकार हटा देती है, गिरा देगी, इसको गिरा देगी, थोड़ा बहुत पैसा दे देगी। अगर ये स्टेट लैंड पे हुआ तो कुछ नहीं मिलेगा, अगर इसकी पर्सनल लैंड होगी, मालकियत लैंड होगी, तो इसको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ बीआरओ ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने या हाईवे अथॉरिटी ने क्या किया, इस घर को गिरा दिया, इस घर को गिरा दिया। मीन्स डिस्कम्फर्ट हुआ ना, स्मॉल सेक्शन को, एक दो बंदों को डिस्कम्फर्ट हुआ, पेन हुआ, बट मैक्सिमम लोगों को हैप्पीनेस मिल रही है, जाम नहीं लगेगा, रोड बढ़िया है, कम टाइम लगेगा, सोसाइटी के वेलफेयर का काम है। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी ऑफ बेंथम, ठीक है। बिल्डिंग
बिल्डिंग अ हाईवे थ्रू स्मॉल विलेज टू इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन फॉर मिलियंस, मिलियंस को फायदा दे रहे हैं, बट वो जो बेचारे एक दो बंदे थे उनका घर का बेड़ा गर्क कर दिया। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज, अब काफ़ी सारी न्यूज़ आती रहती है, जंगल में कोई बकरवाल कम्युनिटी का पर्सन था, वो वहाँ से लकड़ी काट रहा था, उसने वहाँ अपना टेंट वगैरह लगा के रह रहा था, तो फॉरेस्ट वाले आए, उसको वहाँ से हटा दिया। उस फैमिली को डिस्कम्फर्ट हुआ, बट इन्वायरमेंट को, फॉरेस्ट को हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए प्रिजर्व करने का एक एफर्ट लगाया, तो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी है। जैसे मानसर में आपने देखा है, सुरिनसर में देखा है, लेक है, वहाँ काफ़ी सारी फिशेज होती हैं वहाँ। तो पहले क्या होता था, लोकल लोग वहाँ से मछली पकड़ लेते थे और बेच के थोड़ा बहुत अपना खर्चा निकाल लेते थे। अब सरकार ने वहाँ रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि आप वहाँ से मछली नहीं पकड़ सकते। तो शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक लॉस तो हुआ है फिशरमैन को, बट अगर ओवरऑल देखें, लॉन्ग टाइम देखें, तो फिश के इकोसिस्टम को प्रिजर्व करके रखा है फ्यूचर जनरेशन के लिए। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। बिजनेस में देखते हैं, कोई एक कंपनी है, वो इको फ्रेंडली पैकेजिंग में शिफ्ट हो रही है। वो पहले लेट अस सपोज वो सारी पैकिंग करती थी पॉलीथीन में, तो पॉलीथीन आपको पता है ये नॉन डिग्रेडेबल है, सदियों तक भी ये पड़ा रहे ज़मीन में तो ख़त्म नहीं होगा। तो गवर्नमेंट ने बोला आप शिफ्ट हो जाओ इको फ्रेंडली पैकिंग पे। जैसे आजकल आपने देखा है पॉलीथीन नहीं होते, इको फ्रेंडली बैग होते हैं। तो इससे क्या हुआ, इससे कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी, जो ये कंपनी है इसको पैसा भी ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है, बट दूसरी तरफ इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन है, इन्वायरमेंट का प्रिजर्वेशन है, पब्लिक हेल्थ बेनिफिट्स हैं, तो मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट हो रहा है। यही है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। तो ये हमने प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी या यूटिलिटेरियनिज्म को हमने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट इनका जो सेकंड कंसेप्ट है वो है हेडोनिज्म। क्या है हेडोनिज्म? सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हेडोनिज्म किसका कंसेप्ट है? तो हेडोनिज्म किसका कंसेप्ट है? बेंथम का हेडोनिज्म। ठीक है, किसका कंसेप्ट है? बेंथम का। फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म बेंथम। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी बेंथम। क्या है यूटिलिटी? ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। ठीक है। हाँ, हेडोनिज्म क्या है? ह्यूमंस आर मोटिवेटेड, इंसान में हम जो मोटिवेट किससे होते हैं? हम मोटिवेट होते हैं दो सोवरन मास्टर से। दो सोवरन मास्टर्स क्या हैं? प्लेजर, पेन। ठीक है, प्लेजर मीन्स हैप्पीनेस, पेन मीन्स डिस्कम्फर्ट। तो ये दो मास्टर सोवरन हैं जिससे इंसान मोटिवेट होता है। ऑल पॉलिटिकल एंड लीगल अरेंजमेंट, जितने भी पॉलिटिकल या लीगल अरेंजमेंट हैं या सरकार की पॉलिसीज हैं या प्रोग्राम्स हैं, लॉ हैं, कानून हैं, उनका एम क्या होना चाहिए? उनका एम होना चाहिए मैक्सिमाइज करना हैप्पीनेस को या प्लेजर को, और मिनिमाइज करना पेन को या डिस्कम्फर्ट को फॉर होल सोसाइटी। तो ये है हेडोनिज्म। थोड़ा सा और आगे डिटेल में चलते हैं। हेडोनिज्म से एक वर्ड निकला है हेडोनिस्टिक कैलकुलस। हेडोनिस्टिक कैलकुलस, ये हेडोनिस्टिक कैलकुलस क्या है? इसको हम फेल्सिफिक कैलकुलस भी कहते हैं, यूटिलिटी कैलकुलस भी कहते हैं। तो हेडोनिस्टिक कैलकुलस, फेल्सिफिक कैलकुलस, यूटिलिटी कैलकुलस क्या है? ये एक मेथड है। किसका मेथड है? जर्मी बेंथम का मेथड है। क्या करने के लिए? फॉर डिटरमाइनिंग द मोरालिटी ऑफ एन एक्शन, एक एक्शन की मोरालिटी को डिटरमाइन करने के लिए कि ये एक्शन राइट है या रॉन्ग है, हैप्पीनेस दे रहा है या पेन दे रहा है। कैसे? बाई क्वांटिफाइंग एंड कंपेयरिंग द पोटेंशियल प्लेजर एंड पेन इट माइट प्रोड्यूस। क्वांटिफाई करना, क्वालिटी नहीं है, क्वांटिफाई मीन्स मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम हैप्पीनेस दे रहा है या नहीं दे रहा। इस चीज को मेजर करने के लिए, नापने के लिए जो टेक्निक बताते हैं हमें जर्मी बेंथम, उस टेक्निक का नाम है हेडोनिस्टिक कैलकुलस या फेलिसिफिक कैलकुलस या यूटिलिटी कैलकुलस। क्या है ये एक फ्रेमवर्क है फॉर इवैल्यूएटिंग एक्शन बेस्ड ऑन देयर कॉन्सिक्वेंसेस। किसी भी एक्शन को हमने इवैल्यूएट करना है कि इसने पेन दिया या हैप्पीनेस दी। कैसे? उसके कॉन्सिक्वेंसेस से, उसके रिजल्ट से, नतीजों से। एमिंग टू मैक्सिमाइज हैप्पीनेस
एम क्या है, हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज करना और मिनिमाइज करना सफरिंग को फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। Bentham believed that moral worth of an action is determined by its outcome, specifically the balance of pleasure and pain it's produce। तो क्या कहते हैं कि किसी भी एक्शन का मॉरल वर्थ डिटरमाइन कैसे होगा, उसके आउटकम से, कि उसका आउटकम कैसे बैलेंस कर रहा है प्लेजर और पेन को। प्लेजर मैक्सिमम होना चाहिए, पेन मिनिमम होना चाहिए। जैसे 99% लोगों को अगर हैप्पीनेस मिल रहा है तो 1% को पेन अगर हो रहा है तो वो नॉर्मल चीज है, ठीक है। उसके लिए क्या कहते हैं, हेडोनिस्टिक कैलकुलस के लिए 7 फैक्टर्स बताते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कितने फैक्टर्स बताए हैं किसी भी एक्शन के वर्थ को मेजर करने के लिए या हेडोनिस्टिक कैलकुलस को मेजर के लिए, ठीक है। 7 फैक्टर बताए हैं कि कोई भी एक्शन जो है वो पेन प्रोड्यूस कर रहा है या प्लेजर प्रोड्यूस कर रहा है। किसी भी एक्शन के वर्थ को, इम्पैक्ट को, कॉन्सिक्वेंस को कैसे नापना है हमने, कितने फैक्टरों से, 6 फैक्टर, 7 फैक्टर, 8 फैक्टर, 5 फैक्टर, 7 फैक्टर याद रखना। सप्तांग थ्योरी में जैसे 7 एलिमेंट है स्टेट के, ऐसे यहाँ भी 7 याद रखना, पूछा जाएगा, ठीक है, कि वो हैप्पीनेस दे रहा है या पेन दे रहा है, वो कौन कौन से फैक्टर हैं, ये फैक्टर आपने याद रखने। कैसे फैक्टर याद रखोगे आप, कैसे फैक्टर याद रखोगे, आपके घर में एक पर्सन गया जो यूनिफॉर्म में है, आप उसको पूछते हो हु आर यू, भाई तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो, वो कहता है कि आई डीसीपी फॉर पब्लिक एम्पावरमेंट, मैं क्या हूँ, मैं डीसीपी हूँ फॉर पब्लिक एम्पावरमेंट, पब्लिक की एम्पावरमेंट के लिए मैं डीसीपी हूँ। आपने याद रखना है, यहाँ से पूछा जाएगा सवाल, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा फैक्टर है या कौन सा नहीं है हेडोनिस्टिक कैलकुलस या हैप्पीनेस को कैलकुलेट करने के लिए या पेन को कैलकुलेट करने के लिए, या जो फैक्टर्स बताए हैं यूटिलिटी के बेंथम ने। तो आई मीन्स इंटेंसिटी, डीसीपी तो डी फॉर ड्यूरेशन, सी फॉर सर्टेनिटी, पी फॉर प्रोपिनक्यूटी, पी फॉर प्रोपिनक्यूटी, फॉर का एफ लेंगे फिकंडिटी, पब्लिक का पी लेंगे प्यूरिटी, एम्पावरमेंट का ई लेंगे एक्सटेंट, ठीक है। तो ये ऐसे याद रखने हैं। तो इंटेंसिटी यस एक फैक्टर है, मींस हाउ स्ट्रांग इज द प्लेजर और पेन, एक एक्शन से, एक पॉलिसी से कितना प्लेजर स्ट्रांग है या कितना पेन स्ट्रांग है। ड्यूरेशन कितने टाइम के लिए है, अगर प्लेजर है, अगर पेन है तो वो कितने टाइम के लिए है। सर्टेनिटी मींस हाउ लाइकली इज द प्लेजर और पेन टू अकर, ठीक है, हाउ लाइकली इज द प्लेजर और पेन टू अकर। नेक्स्ट क्या है, प्रोपिनक्यूटी मींस रिमोटनेस, हाउ सून इट विल द प्लेजर और पेन एक्सपीरियंस, ठीक है। फिकंडिटी मींस हाउ लाइकली इज द प्लेजर टू बी फॉलोड बाय मोर प्लेजर, इस प्लेजर के बाद हाउ लाइकली इज द प्लेजर टू बी फॉलोड बाय मोर प्लेजर या पेन, जो भी होगा फिकंडिटी। प्यूरिटी हो फ्री फ्रॉम पेन इज द प्लेजर और वाइस वर्सा, मींस हो फ्री फ्रॉम प्लेजर इज द पेन और पेन इज द प्लेजर। एक्सटेंट हाउ मेनी पीपल विल बी अफेक्टेड बाय द प्लेजर। तो यहाँ एक चीज आप देख रहे हैं कि क्वांटिटी पे फोकस किया जा रहा है, क्वालिटी पे फोकस नहीं किया बेंथम ने। तो इसी का क्रिटिसाइज करते हैं आगे कौन, नेक्स्ट जो लास्ट हमारा वेस्टर्न थिंकर होगा मिल्स, वो इस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं और उनको हम कह सकते हैं वो भी यूटिलिटेरियनिज्म के थिंकर हैं, बट वो क्वालिटेटिव यूटिलिटी की बात करते हैं, ये क्वांटिटी की बात करते हैं। तो ये 7 फैक्टर आपने याद रखने हैं, कौन कौन से, आई डीसीपी फॉर पब्लिक एम्पावरमेंट, भाई ऐसा ये सिर्फ ट्रिक है याद करने के लिए, दिल पे नहीं लगा लेना कि गलत सेंटेंस है, क्या है, कौन है डीसीपी बन गया, डीसीपी का काम ये नहीं होता वो नहीं होता, बस याद रखना है आपने। आई से इंटेंसिटी, डीसीपी से ड्यूरेशन, सर्टेनिटी और प्रोपिनक्यूटी, एफ से फिकंडिटी, पी से प्यूरिटी, ई से एक्सटेंट। तो आपको याद हो गया होगा, ये 7 फैक्टर की बात की है। नेक्स्ट उनका कंसेप्ट लेते हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी, फिर हमने उनका पहला कंसेप्ट देखा यूटिलिटेरियनिज्म या प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, जहां वो मैक्सिमम नंबर की बात करते हैं, मैक्सिमम हैप्पीनेस मैक्सिमम नंबर के लिए। उसके बाद एग्जांपल्स देखी हमने अलग अलग फील्ड की। उसके बाद हमने दूसरा कंसेप्ट स्टार्ट किया, हेडोनिज्म क्या है, हेडोनिज्म को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, हेडोनिस्टिक कैलकुलस देखा, 7 फैक्टर देखे। अब नेक्स्ट उनका जो थर्ड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है
लीगल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म। लीगल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, हम इंस्टीट्यूशन को कैसे कैसे हम रिफॉर्म करेंगे, भाई वो रिफॉर्मिस्ट थे, तो लीगल या पॉलिटिकल रिफॉर्म के बारे में क्या बोला है, और लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के बारे में क्या बोला है। तो बेंथम एक सोशल रिफॉर्मर हैं, लीगल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की बात करते हैं, बट ये जो लीगल या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म लाएंगे वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होंगे, वही प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, जिसका एम रहेगा मैक्सिमम हैप्पीनेस और मिनिमाइज करना सफरिंग ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल के लिए। जो भी एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन है उनको क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं यहाँ इनएफिशिएंसी है और करप्शन है, एग्जिस्टिंग जो लीगल या जुडिशियल सिस्टम है उनमें करप्शन है, इनएफिशिएंसी है, इनको रिफॉर्म करने की जरूरत है ताकि इनको मोर जस्ट बनाया जाए और मोर इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाया जाए। क्या मतलब है उनका मतलब है कि यूटिलिटेरियनिज्म जो होगा यही होगा गाइडिंग प्रिंसिपल रिफॉर्म का। जो भी रिफॉर्म लाएंगे मैक्सिमम हैप्पीनेस मैक्सिमम नंबर को मिलनी चाहिए, ठीक है। बेंथम्स फिलॉसफी सेंटर्ड ऑन idea that best action or law is the one that produce greatest happiness for the greatest number of people। तो बेंथम की फिलॉसफी का मेन आइडिया क्या है, बेस्ट एक्शन सरकार का या स्टेट का वो होगा जो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस दे सके ज्यादा लोगों को। He believed that laws and institution should be designed, laws और institution ऐसे डिजाइन करने हैं ताकि वो सोशल वेलफेयर कर सकें, जनता का भला कर सकें, नुकसान कम से कम कर पाएं, और अगर किसी को सजा देने की जरूरत भी पड़ती है तो उसको सजा दें, बट रेदर देन सिंपली पनिशिंग रॉन्ग डूअर्स, जिसने गलत किया है उसको पनिश करने पे ज्यादा फोकस नहीं करें, वो फ्यूचर में वो गलती दोहराए ना, प्रिवेंशन पे बात करते हैं। बेंथम्स आइडिया इन्फ्लुएंस्ड वेरियस एरियाज, कौन कौन से एरियाज हैं, लीगल कोडिफिकेशन की बात की है उन्होंने कि जुडिशियल सिस्टम में लॉज की कोडिफिकेशन के कानून जो है कोड करने हैं, जैसे फर्स्ट सेक्शन इस चीज के लिए है, सेकंड सेक्शन इसके लिए है, जैसे 420 किसके लिए है, चोरी के लिए है, ऐसे ही कहते नहीं इस पर 376 सेक्शन लगा है, रेप केस 377 सेक्शन लगा है, मींस एनिमल के साथ जो गलत एक्टिविटीज होती हैं। कहने का मतलब पूछा क्या जाएगा कि कोडिफिकेशन पर रिफॉर्म किसने लाई, कोडिफिकेशन पर, लीगल कोडिफिकेशन पर रिफॉर्म लाने की बात किसने की, बेंथम ने की। और डेमोक्रेटिक रिफॉर्म लाई इन्होंने, प्रिजन के डिजाइन को लेके बात की, आगे हम देखेंगे। कौन सा थिंकर था जिसने नेचुरल राइट्स थ्योरी को रिजेक्ट किया या अपोज किया, तो बेंथम कहते हैं कि नेचुरल राइट्स की बात जो करते हैं ये नॉनसेंस है, बकवास है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। बेंथम अपोज्ड नेचुरल राइट्स थ्योरी एज नॉनसेंस अपॉन स्टिल्ट्स, ठीक है, बकवास है ये कहते हैं कि नेचुरल राइट नाम की कोई चीज नहीं होती, जो भी लॉज हैं ये क्रिएट किए जाते हैं, जो भी राइट्स हैं सारी, नेचुरल राइट्स कुछ नहीं है आपके, नॉनसेंस है, नेचुरल लॉज नहीं, नेचुरल राइट्स क्रिएट किए जाते हैं लॉज के द्वारा, ये नेचुरल के द्वारा नहीं किए जाते, इंपॉर्टेंट है। लॉज शुड बी कोडिफाइड, लॉज कोडिफाइड होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। किसने बोला है, बेंथम ने बोला है, कहीं क्वेश्चन मैंने देखा है ये भी। एडवोकेटेड फॉर रूल ऑफ लॉ के लिए बात करते हैं। रूल ऑफ लॉ, सबसे पहले रूल ऑफ लॉ को लेके आने वाले कौन थे, डाइसी थे। एडमिनिस्ट्रेशन में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो डाइसी लगाएंगे, ठीक है। कोडिफिकेशन की बात की, कोडिफिकेशन में एक टर्म की बात की जिसका नाम है पेनोमियन। ये पेनोमियन क्या है, पेनोमियन क्या है, मैच करने के लिए आए तो बेंथम के साथ करेंगे। पेनोमियन मींस कंप्लीट बॉडी ऑफ लॉ, जहां रूल ऑफ लॉ हो, कोडिफिकेशन हो लॉज की, ठीक है। लीगल कोडिफिकेशन की क्या बात करते हैं वो, ही एडवोकेटेड फॉर सिस्टमैटिक और क्लियर कोडिफिकेशन होनी चाहिए, कानून के जो लॉज हैं बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में, सिंपल वे में, क्लियर कोडिफिकेशन हो जो आम जनता की समझ में आए कि मैं गलती करूंगा तो मुझे इस सेक्शन के तहत ये वाली सजा मिलेगी। डेमोक्रेसी में वो रिफॉर्म लेकर आए, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जहां उन्होंने यूनिवर्सल मेल सफरेज की बात की, सब मर्दों को वोट देने के हक की बात की, मेल को याद रखना, फीमेल्स की बात नहीं है, मेल को। शॉर्टर पार्लियामेंट्री टर्म्स, बिल्कुल शॉर्टर होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, एक एक साल की बात की उन्होंने कि एनुअल पार्लियामेंट्री इलेक्शन होने चाहिए, ठीक है। और क्या बात की,
जो इलेक्शन होंगे वो सीक्रेट बैलेट के द्वारा हो, जैसे आपने वोटिंग मशीन से पहले देखा सीक्रेट बैलेट के द्वारा पेपर होते हैं। ग्रेटर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और अकाउंटेबिलिटी की बात की। प्रिजन में रिफॉर्म की बात की उन्होंने। एक कंसेप्ट लेकर आए पैनोप्टिकन। पैनोप्टिकन क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये पैनोप्टिकन मैच करने के लिए आए तो किसके साथ करोगे? बेंथम के साथ। क्या है पैनोप्टिकन? पैनोप्टिकन बात करते हैं ये प्रिजन के रिलेटेड है, जेल के रिलेटेड है। मींस प्रिजन को कैसे करना है आपने? प्रिजन को आपने ऐसे सर्कुलर वे में डिजाइन करना है, ठीक है, ऐसा कुछ समझ लो ये प्रिजन है, यहाँ अंदर कैदी है और यहाँ आपने कोई भी बंदा अगर बैठा दिया है एक जगह तो वो एक ही जगह बैठ के इन सब पे नजर रख सकता है, ठीक है। तो ये है सिंपल सी बात। पैनोप्टिकन क्या है? सर्कुलर प्रिजन डिजाइन, जहां मोर एफिशिएंट और ह्यूमन सिस्टम हो, प्रिजनर को अच्छे से ट्रीट किया जाए और सर्वेलेंस जो है वो कंटिन्यू रहे, ठीक है। उन्होंने फोकस किया इंपिरिकल एविडेंस पे। बेंथम बिलीव्ड दैट लॉज एंड रिफॉर्म्स शुड बी बेस्ड अपॉन एविडेंस एंड प्रैक्टिकल रिजल्ट्स रेदर देन एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ कोडेटेड कस्टम्स। जैसे पुराने रीति रिवाज के द्वारा कानून चलते हैं, लॉज चलते हैं, वैसे नहीं होने चाहिए। एविडेंस सबूत पे और प्रैक्टिकल रिजल्ट्स पे बेस्ड होने चाहिए। रैशनल रिवीजन ऑफ लीगल सिस्टम, लीगल सिस्टम को रिवाइज करने की बात की। कॉल्ड फॉर क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज institution, identifying areas where they fail to promote the greatest happiness and suggesting necessary changes। तो लीगल सिस्टम को रिवाइज करो, रैशनल बेसिस पे, रीजन पे रिवाइज करो, ठीक है। जो कमी पेशियां हैं हमारे लॉज में, इंस्टीट्यूशंस में, उनको देखो और उनको ऐसे सेट करो, ऐसे डिजाइन करो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल पाए। इन्फ्लुएंस ऑन क्रिमिनल जस्टिस, बेंथम्स के काम ने इन्फ्लुएंस किया क्या? डेवलपमेंट ऑफ मोर रैशनल और इफेक्टिव सिस्टम ऑफ क्रिमिनल लॉज, जहां प्रिवेंशन ऑफ हार्म एंड प्रोपोर्शनल पनिशमेंट की बात की, जिसने जितना गलती की है उसको उतनी सजा मिलनी चाहिए और पहले कोशिश करनी है कि हार्म कम से कम हो, कम से कम डिस्कम्फर्ट हो अगर किसी ने गलती की है, ठीक है। चलिए इनका नेक्स्ट 4th नंबर का कंसेप्ट देखते हैं। 3 कंसेप्ट हमने पढ़ लिए। जर्मी बेंथम का क्या व्यू है इंडिविजुअल राइट्स एंड लिबर्टी पे? आप एक इंडिविजुअल हो, आपके राइट्स और लिबर्टी के बारे में इन्होंने क्या बोला है? 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ही व्यूड इंडिविजुअल राइट्स एंड लिबर्टी, वैसे ही देखेंगे भाई, इंडिविजुअल राइट्स एंड लिबर्टी कैसे देखेंगे? ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, ग्रेटेस्ट नंबर के लिए। नेचुरल राइट का कंसेप्ट तो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, रिजेक्ट कर लिया उन्होंने कि ये बेकार है। राइट्स जो हैं ये लॉज के द्वारा आपको दिए जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। बेंथम कहते हैं कि लिबर्टी वाज एसेंशियली एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट। जैसे हॉब्स ने बोला लिबर्टी क्या है? एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट। वैसे वो कहते हैं कि लिबर्टी जो है वो एसेंशियली एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट है, बट इट्स वैल्यू वाज डिराइव्ड फ्रॉम इट्स कंट्रीब्यूशन टू ओवरऑल हैप्पीनेस। बट इसकी वैल्यू कैसे ड्राइव की जाएगी? उसका ओवरऑल हैप्पीनेस के लिए। भाई आपकी एक लिबर्टी देने के चक्कर में बाकी 99% लोगों को हम अफेक्ट नहीं करेंगे। लिबर्टी आपको मिलेगी बट आपकी लिबर्टी एट द सेम टाइम दूसरों को अफेक्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। लीगल राइट्स एज लीगल क्रिएशन की बात की उन्होंने। मींस राइट्स नेचुरल नहीं है, लीगली क्रिएट किए जाएंगे, पढ़ चुके हैं हम। राइट्स क्या है? फ्रूट्स ऑफ लॉ है। विदाउट लॉ राइट्स आपको नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नेचुरल नहीं है। सिक्योरिटी पे फोकस किया उन्होंने। उन्होंने बोला कि हमें इंडिविजुअल को सिक्योरिटी देनी है। कौन सी सिक्योरिटी भाई? पुलिस की सिक्योरिटी नहीं, कि इंडिविजुअल की जो नीड्स हैं, उनकी बेसिक नीड्स हैं वो हमें प्रोटेक्ट करनी है। मींस सरकार को प्रोटेक्ट करनी है ताकि ओवरऑल हैप्पीनेस दे पाए। बेंथम कहते हैं कि लिबर्टी क्या है? एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट है, एक्सटर्नल कंपल्शन की एब्सेंस है, आपके ऊपर कोई रोकथाम नहीं लगा रहा। ही सा वैल्यूएबल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ कंट्रीब्यूटेड टू इंडिविजुअल हैप्पीनेस। यहां से क्वेश्चन बनेगा कौन सी लिबर्टी को उन्होंने सपोर्ट किया है, नेगेटिव लिबर्टी को या पॉजिटिव को? तो नेगेटिव लिबर्टी को उन्होंने सपोर्ट किया है। एम्फेसाइजिंग फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस रेदर देन फ्रीडम टू अचीव द सर्टेन गोल्स। भाई नेगेटिव पॉजिटिव लिबर्टी इंपॉर्टेंट है, हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। हमारा लिबर्टी वाला लेक्चर जरूर देखें, यहाँ बात नहीं करेंगे। और ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, किसने नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट किया है, किसने पॉजिटिव को, क्वेश्चन बनता है।
वो हमने वहां भी बात की हुई है। लॉ एज रिस्ट्रेन की बात की है, कहते हैं कि लॉ है, ठीक है, लॉ हमें रिस्ट्रेन करता है, हमारे हाथ बांध के रखता है, ये गलत है। क्या कहते हैं बेंथम? बेंथम कहते हैं कि लॉ इनहेरेंटली रिस्ट्रिक्टिव है, जहां कानून है वहां आपको रोका जा रहा है, आपको पेन दिया जा रहा है, ठीक है, बट एट द सेम टाइम हमें सोशल ऑर्डर भी तो मेंटेन करना है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस की बात भी तो करनी है ग्रेटेस्ट नंबर के लिए, इसलिए ये रिस्ट्रेन भी जरूरी है। इंडिविजुअल फ्रीडम एंड हैप्पीनेस की बात करते हैं। इंडिविजुअल फ्रीडम वाज एसेंशियल फॉर प्रमोटिंग हैप्पीनेस, भाई आपको फ्रीडम है तभी हैप्पीनेस मिलेगा। साथ साथ में ये भी एक्नॉलेज करते हैं कि बैलेंस होना चाहिए आपकी नीड्स, आपके हैप्पीनेस और बाकी सोसाइटी की नीड्स के साथ। और कहते हैं कि इंडिविजुअल फ्रीडम शुड बी लिमिटेड व्हेन इट्स कॉन्फ्लिक्ट्स विद ओवरऑल वेलबीइंग ऑफ कम्युनिटी। भाई आपकी फ्रीडम को रिस्ट्रिक्शन लग सकती है अगर आपकी लिबर्टी की वजह से या फ्रीडम की वजह से कम्युनिटी को अफेक्ट हो रहा है। बैलेंस करना है हमने इंडिविजुअल और सोशल इंटरेस्ट को, ठीक है, क्यों? ताकि ओवरऑल मैक्सिमाइज कर सकें हम हैप्पीनेस को सोसाइटी में। चलिए नेक्स्ट 5th नंबर का कंसेप्ट देखते हैं, इनका व्यू डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेशन पे क्या है। बेंथम व्यूज ऑन डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेशन केम आउट ऑफ हिज लार्जर यूटिलिटेरियन फिलॉसफी, ठीक है। आइडिया क्या है? पॉलिटिकल अरेंजमेंट ऐसी होनी चाहिए कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस मिले ग्रेटेस्ट नंबर को, उसके लिए डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेशन पे क्या बोलते हैं, कैसे वो देंगे ज्यादा हैप्पीनेस ज्यादा लोगों को। ये कब की बात है? ये बात है ब्रिटेन में, उस टाइम की बात है जब ब्रिटेन में मोनार्की थी, जब वोट देने का राइट नहीं था, अनरिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट थी, तब ये एडवांस बात कर रहे थे, तब ये रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, अकाउंटेबल और रैशनल गवर्नमेंट की तब बात कर रहे थे, जो अपने में एक बड़ी बात थी, ठीक है। अब हम देखेंगे, पहले देखेंगे डेमोक्रेसी पे क्या बोला इन्होंने, फिर रिप्रेजेंटेशन पे क्या बोला। डेमोक्रेसी पे ये कोई डेमोक्रेट नहीं थे, डेमोक्रेट थे बट आज के मॉडर्न सेंस के डेमोक्रेट नहीं थे। बेंथम वाज नॉट अ डेमोक्रेट इन मॉडर्न सेंस फ्रॉम द स्टार्ट। पहले थोड़ी उनकी चीजें जो थी पहले कुछ ओपन रही, पहले उन्होंने बात की मास पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की कि सारे पार्टिसिपेट करो। टाइम के साथ चीजें बदली, टाइम के साथ उन्होंने बोला कि सिर्फ यूनिवर्सल मेल सफरेज की बात की, गवर्नमेंट एग्जिस्ट फॉर हैप्पीनेस ऑफ द गवर्न, कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों की खुशी के लिए है, इसलिए कहते हैं कि डेमोक्रेसी बेस्ट सिस्टम है। तो ये इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेसी बेस्ट सिस्टम है, डेमोक्रेसी जो है वो लोगों के लिए। अब कौन सी डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ये पता होना चाहिए। पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करते हैं, इनका एक इंपॉर्टेंट वर्क था कॉन्स्टिट्यूशनल कोड। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोड किसका वर्क है? बेंथम का, जहां वो पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करते हैं, जहां वो यूनिवर्सल मेल सफरेज की बात करते हैं, सब मेल्स को वोट देने का हक होगा। ईच पर्सन इंटरेस्ट शुड बी इक्वल कंसिडरेशन, सबके इंटरेस्ट को इक्वल कंसिडरेशन मिलेगा। ये कहते हैं कि अभी चाहे अरिस्टोक्रेसी है चाहे मोनार्की है, ये सही नहीं है, यहाँ करप्शन है, ठीक है, यहाँ करप्शन है। ही बिलीव्ड ओलिगार्किक सिस्टम जो है वो लोगों के इंटरेस्ट पे फोकस नहीं करता, लोगों की हैप्पीनेस पे नहीं करता। पब्लिक ओपिनियन एज चेक की बात करते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम जो होगा वहाँ ओपन क्रिटिसिज्म होगा, प्रेस, फ्री प्रेस की बात करते हैं, पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, ताकि रूलर्स जो है वो वेलफेयर की बात कर पाए। तो डेमोक्रेसी पे क्या बात करते हैं? डेमोक्रेसी पे वो पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करते हैं, यूनिवर्सल मेल सफरेज की बात करते हैं, कहते हैं मोनार्की और एरिस्टोक्रेसी में करप्शन है, इसलिए बेस्ट सिस्टम क्या है? डेमोक्रेसी बेस्ट है। डेमोक्रेसी में आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, प्रेस फ्री होनी चाहिए, पब्लिक पार्टिसिपेशन मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेशन पे क्या बात करते हैं? डेमोक्रेसी में ही रिप्रेजेंटेशन होगी, बट डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, इनडायरेक्ट होती है। तो इन्होंने डायरेक्ट को सपोर्ट नहीं किया। आप मुझे बताएंगे डायरेक्ट डेमोक्रेसी ने कौन से थिंकर को सपोर्ट किया, कौन से थिंकर ने डायरेक्ट डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया? पढ़ाया है मैंने, एग्जाम्पल भी दी थी स्विट्जरलैंड की। बेंथम प्रेफर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट नहीं, कहते हैं कि ये ज्यादा प्रैक्टिकल है। यूनिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, द रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेचर अलोज फॉर डेलिब्रेशन एंड एक्सपर्टाइज वाइल स्टिल बीइंग अकाउंटेबल टू द पीपल। एनुअल इलेक्शन होने चाहिए, हर साल इलेक्शन होने चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट।
उसके बाद इक्वल डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं फेयर वोटिंग के लिए, मींस एरिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड होना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूएंसीज जैसे होती हैं आज भी डिस्ट्रिक्ट्स बोला है, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी या हर डिस्ट्रिक्ट में सेम पॉपुलेशन होनी चाहिए। अगर यहाँ 5,000 लोग हैं तो यहाँ भी 5,000 हो, अगर यहाँ 500 हैं तो यहाँ भी 500 हो, ठीक है। इक्वल डिस्ट्रिक्ट एंड इक्वल डिस्ट्रिक्ट्स होने चाहिए, फेयर वोटिंग होनी चाहिए। ही वांटेड कंस्टिट्यूएंसीज टू बी रफली इक्वल इन पॉपुलेशन, ठीक है, ताकि फेयर रिप्रेजेंटेशन हो। ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, और जो सरकार चुनी है वो अकाउंटेबल होनी चाहिए। ऑल पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग शुड बी पब्लिक होने चाहिए, जनता के सामने होने चाहिए, और करप्शन नहीं होनी चाहिए। क्यों कहते हैं, जो सेक्रेसी होती है ना उसमें करप्शन होती है, जनता के सब सामने है तो करप्शन नहीं होगी। राइट टू रिकॉल, एक ही साल की बात कर रहे हैं सरकार की, और उस एक साल में भी अगर लगे कि आपके रिप्रेजेंटेटिव ने आपके ट्रस्ट को तोड़ा है तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से कुछ की पॉइंट आप याद रखेंगे इस वाले इनके कंसेप्ट से जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यूनिवर्सल मेल सफरेज की बात कौन करता है, बेंथम करते हैं। इक्वल इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट की बात कौन करता है, जर्मी बेंथम करते हैं। एनुअल इलेक्शंस की बात कौन करता है, जर्मी बेंथम करते हैं। सीक्रेट वोटिंग या वोटिंग बाय बैलेट की बात कौन करता है, बेंथम करते हैं। क्यों, ताकि करप्शन ना हो। पार्लियामेंट्री सैलरीज की बात कौन करता है, बेंथम करते हैं। क्यों, सो पूर सिटीजन्स कुड सर्व। प्रेस के फ्रीडम की बात कौन करता है, पब्लिक डिबेट की बात कौन करता है, बेंथम करते हैं। और कोडिफिकेशन ऑफ लॉज की बात कौन करता है, बेंथम करते हैं। लॉज बिल्कुल सिंपल और कोडिफाइड हो, जो जनता की समझ में आए। ओवरऑल असेसमेंट किसका, रिप्रेजेंटेशन और डेमोक्रेसी वगैरह का ओवरऑल असेसमेंट देखते हैं क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। बेंथम मैचर पॉलिटिकल थॉट्स मूव्स टुवर्ड्स रेडिकल डेमोक्रेसी फॉर फर्स्ट टाइम। ही कनेक्ट डेमोक्रेसी डायरेक्टली विद यूटिलिटेरियनिज्म। फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने डेमोक्रेसी को यूटिलिटी के साथ जोड़ा। मोर इक्वल पार्टिसिपेशन की बात की, ताकि ज्यादा लोगों को बेनिफिट हो। वो कहते हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है ये मॉब रूल या एलीट डोमिनेशन को प्रोटेक्ट करेगी, उसके लिए एक सेफ गार्ड है। उसके रिफॉर्म्स ने 18th सेंचुरी में आगे काफी सारी मूवमेंट्स को जन्म दिया। बेंथम को चैंपियन कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का, ठीक है। वो कहते हैं कि जो ऐसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी या रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होगी वो क्रूशल है मैक्सिमाइजिंग यूटिलिटी के लिए और ensuring maximum security of people, promoting greatest happiness for greatest number. Bentham's model emphasized the importance of public opinion and ability of citizens to both select and remove their representative. तो select भी कर सकते हैं और remove भी कर सकते हैं अगर वो ट्रस्ट तोड़ रहे हैं। यूनिवर्सल मेल सफरेज की बात करते हैं, एनुअल पार्लियामेंट की बात करते हैं, सीक्रेट बैलेट्स की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। और कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ट है क्योंकि ये ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस देती है। अकाउंटेबिलिटी ऑफ रूलर की बात करते हैं, करप्शन इससे बचेगा। और उन्होंने क्या किया, सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट की बात की। सबसे पहले किसने बात की थी चर्च और स्टेट को सेपरेशन की, मैकियावेली ने। कि रिलीजन और पॉलिटिक्स अलग अलग होने चाहिए, तो सेम बात की किसने, बेंथम ने भी। एडवोकेटेड सेकुलरिज्म और रिलीजन का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए राजनीति में। नेक्स्ट कंसेप्ट इकोनॉमिक थॉट की बात करें, फ्री मार्केट की बात करते हैं। रूल रेगुलेशन होने चाहिए, नुकसान ताकि कम हो। और मोनोपोलीज, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोलीज थी ना, मोनोपोली थी, वैसा उसके अपोज बात करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पीनल रिफॉर्म लाने की बात करते हैं, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। कोडिफिकेशन और जस्टिस सिस्टम, रैशनल और ह्यूमन पेनल सिस्टम होना चाहिए, जहां पनिशमेंट जो है वो क्राइम को कम कराए, सजा वैसे ही मिले जैसे जो उन्होंने गलतियां की हैं, और अननेसेसरी सफरिंग ना हो क्रिमिनल की भी। जेल का मॉडल पेनोप्टिकन बात कर चुके हैं हम। इंटरनेशनल रिलेशन की बात भी करते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन बनाओ, और वार्स को प्रिवेंट करने की बात करते हैं। ट्रेड फ्री करते हैं, अलग अलग देश के साथ आप ट्रेड करो, कॉपरेशन रखो, इंटरनेशनल रिलेशन के फेवर में बात करते हैं, ठीक है। इनका क्रिटिसिज्म होता है, यस दबा के होता है। क्यों, क्योंकि इन्होंने अवर एम्फेसिस ऑन क्वांटिफिकेशन पे बात की। इन्होंने ट्रीटिंग हैप्पीनेस एज मेजरेबल, हैप्पीनेस को मेजर करने की बात की। तो आप कैसे नापोगे, मींस क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की बात तो इन्होंने की नहीं। मिल्स इसको क्रिएट करते हैं कि पहले आप क्वांटिटी की बात कर रहे हो और नापोगे कैसे, मेजर कैसे करोगे क्वांटिटी को। प्रैक्टिकल में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है।
आपने क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को छोड़ दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। तो मील्स नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम। निग्लेक्ट ऑफ जस्टिस, यूटिलिटेरियनिज्म में जस्टिफाइज सेक्रीफाइंग, कहते हैं कि आप एक जो माइनॉरिटी में हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दी, उन दो बंदों के घर का बेड़ा गर्क कर दिया आपने बाकी वालों की खुशी के लिए, तो जस्टिस कहाँ दे रहे हो आप सबको, ठीक है। इनको फादर ऑफ मॉडर्न यूटिलिटेरियनिज्म भी कहते हैं, फादर ऑफ लीगल पॉजिटिविज्म भी कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनसे इन्फ्लुएंस हुए जेएस मिल्स, और उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया इनके यूटिलिटेरियनिज्म में। उन्होंने बात की क्वालिटेटिव यूटिलिटेरियनिज्म की, तो इन्होंने बात की क्वांटिटेटिव यूटिलिटेरियनिज्म की। लॉ रिफॉर्म मूवमेंट्स काफ़ी सारे जन्म हुए, और मॉडर्न वेलफेयर स्टेट की सोच एक आगे जाके बनी, डेवलप हुई। हिज आइडिया रिमेन सेंट्रल टू डिबेट ऑन लॉ, पॉलिसी मेकिंग, ह्यूमन राइट्स में आज भी। इनके इंपॉर्टेंट वर्क देख लेते हैं। तो इनका सबसे पहला वर्क है अ फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट 1776, जहां ये विलियम ब्लैकस्टोन्स की कमेंट्रीज को क्रिटिसाइज करते हैं। तो विलियम ब्लैकस्टोन की कमेंट्रीज को किसने क्रिटिसाइज किया? बेंथम ने। कौन सी बुक में? अ फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट 1776। और इसी बुक में उन्होंने सबसे पहले स्टेटमेंट दी थी यूटिलिटेरियन पॉलिटिकल थ्योरी की। तो डेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, याद नहीं रखनी होती, थोड़ा आइडिया होना चाहिए। इंट्रोडक्शन टू प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन इनका एक और वर्क है, जहां ये प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी की बात करते हैं और हेडोनिस्टिक कैलकुलस की बात करते हैं। तो हेडोनिज्म की बात कहाँ की इन्होंने? इंट्रोडक्शन टू प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन। पेनोप्टिकन, जहां जेल की बात करते हैं, पेनोप्टिकन आर इंस्पेक्शन हाउस। तो इंस्पेक्शन हाउस क्या है? जेल। पेनोप्टिकन क्या है? जेल। प्रिजन, जहां वो मैक्सिमम सर्वेलेंस की बात करते हैं मिनिमम सपोर्ट से, ऐसे सर्कुलर जेल की बात करते हैं। सिविल एंड पीनल लेजिस्लेशन, इंपॉर्टेंट वर्क किसका है? बेंथम का। गाइड्स फॉर मेकिंग लॉज टू मैक्सिमाइज हैप्पीनेस एंड रिड्यूस पेन। प्लान फॉर पार्लियामेंट्री रिफॉर्म किसकी बुक है? 1870 में लिखी गई, बेंथम की, जहां वो यूनिवर्सल मेल सफरेज की बात करते हैं, एनुअल पार्लियामेंट की बात करते हैं और सीक्रेट बैलेट की बात करते हैं। रैशनेल मीन्स रैशनल। रैशनेल रिवार्ड किसकी बुक है? बेंथम की, जहां यूजिंग रिवार्ड्स टू प्रमोट पब्लिक वेलफेयर, मतलब जो लोग जब पब्लिक वेलफेयर के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं उनको रिवार्ड दो आप। अवार्ड सिस्टम की बात की इन्होंने। द रैशनेल रिवार्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रैशनेल पनिशमेंट, जहां ये पनिशमेंट की बात करते हैं कि पनिशमेंट कैसा होना चाहिए, जिसने जितनी गलती हो उसकी उतनी सज़ा मिलनी चाहिए, कम से कम हार्म प्रिवेंशन की बात की। कॉन्स्टिट्यूशनल कोड जो ऊपर हमने बात की, जहां इन्होंने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करते हैं विद ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। डियंटोलॉजी पे हमने देखा लास्ट लेक्चर में कांत ने भी बात की है। डियंटोलॉजी पे हमारे अरिस्टोटल ने भी बात की है। डियंटोलॉजी या साइंस ऑफ मॉरलिटी, ये इनकी डेथ के बाद 1839 में पब्लिश होती है। ये फाइनल एथिकल वर्क था जिसमें डिस्टिंग्विशिंग मॉरलिटी ऑफ फैक्ट्स एंड मोटिव्स, ठीक है। वर्क ऑफ जर्मी बेंथम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनका लास्ट वर्क है और ये भी डेथ के बाद पब्लिश होता है। वर्क ऑफ जर्मी बेंथम, ये एडिट किया था जॉन बोरिंग ने, 11 वॉल्यूम में है ये, ठीक है। तो ये कुछ इनके इंपॉर्टेंट वर्क थे। कॉन्स्टिट्यूशनल कोड किसका वर्क है? जर्मी बेंथम का। वर्क्स ऑफ जर्मी बेंथम का ही, बट इन्होंने नहीं लिखा, जॉन बोरिंग ने ये लिखा है। डियंटोलॉजी, साइंस ऑफ मोरालिटी, द रैशनेल ऑफ रिवार्ड एंड रैशनेल ऑफ पनिशमेंट, प्लान फॉर पार्लियामेंट्री रिफॉर्म, सिविल एंड पीनल लेजिस्लेशन, पेनोप्टिकन या इंस्पेक्शन हाउस मीन्स प्रिजन, एन इंट्रोडक्शन टू प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन, अ फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये था डिटेल में लेक्चर। अब हम आपको 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे कि अगर इससे आया तो मैक्सिमम चांसेस रहेंगे इन 11 क्वेश्चन में से आपको क्वेश्चन आने के। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल किसका है? बेंथम का, ठीक है। हेडोनिस्टिक कैलकुलस की बात कौन करते हैं? बेंथम। कितने क्राइटेरिया बताते हैं? 7 हैप्पीनेस को मेजर करने के। नेचुरल राइट थ्योरी को इन्होंने सपोर्ट किया है? नहीं किया, अपोज किया है। नॉनसेंस बोला है इनको, नॉनसेंस अपॉन स्टिल्ट्स। पेनोप्टिकन किसका वर्क है? बेंथम का, जो
एक मॉडल जेल की बात करता है जहां एफिशिएंसी और सर्वेलेंस हो, ठीक है। इन्होंने कोडिफिकेशन ऑफ लॉज पे बात की है, यूनिवर्सल मेल सफरेज पे बात की है, सीक्रेट बैलेट्स पे बात की है। लॉज जो हैं वो रिटन होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, असेसिबल होने चाहिए। ग्रेटर हैप्पीनेस प्रिंसिपल कोर यूटिलिटेरियन रूल है इनका, ये रिपीट हो गया। नॉनसेंस अपॉन स्टिल्स कौन बात करता है? बेंथम, जहां नेचुरल राइट्स को क्रिटिसाइज करते हैं। याद रखना नेचुरल लॉज को नहीं है, नेचुरल राइट्स को क्रिटिसाइज किया है। पब्लिक ओपिनियन ट्रिब्यूनल, ये क्या है भाई? लोगों के पास पावर है, चेक एंड बैलेंस करो और सरकार को हटा दो अगर वो काम नहीं कर रही, अपने रिप्रेजेंटेटिव को हटा दो। फादर ऑफ मॉडर्न यूटिलिटेरियनिज्म कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न यूटिलिटेरियनिज्म कौन है? बेंथम। फादर ऑफ लीगल पॉजिटिविज्म कौन है? बेंथम। कौन सी लिबर्टी को सपोर्ट किया है? नेगेटिव लिबर्टी को। अच्छा, कौन कौन से दो थिंकर हैं जो यूटिलिटेरियनिज्म के थिंकर हैं? तो बेंथम और जे.एस. मिल्स। इनमें से क्वालिटेटिव यूटिलिटेरियनिज्म पे बात करते हैं जे.एस. मिल्स, और बेंथम बात करते हैं क्वांटिटेटिव यूटिलिटेरियनिज्म पे, ठीक है। तो हमारा एक थिंकर रह गया है जो कि होगा जे.एस. मिल्स। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कुछ क्विक रिविजन्स की, क्योंकि टाइम कम रह गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट पोर्शन मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो एक लेक्चर के बाद मैं कोशिश करूँगा कि मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें करवाऊँ, और एक और इनिशिएटिव मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, 2500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़। आप मुझे बताओ कि 2500 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ मुझे स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अगर अगर इस वीडियो को 200 लाइक आते हैं और 200 कमेंट आते हैं, चलो मैं 100 बोल देता हूँ, कम कर देता हूँ, क्योंकि अगर 100 बच्चे भी चाहते होंगे कि 25 बेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाओ तो मैं लाऊंगा। 100 कमेंट और 100 लाइक अगर आते हैं इस वीडियो को, तो मैं 2500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी स्टार्ट करूंगा। टाइम कम होता है मेरे पास, तो पूरा सिलेबस कराना तो पॉसिबल था ही नहीं, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था। बट जो पॉलिटिकल साइंस का जो कोर पोर्शन होता है ना, वो यही होता है, थिंकर, पॉलिटिकल कंसेप्ट्स, या जे.एंड.के करवाया तो वो था नहीं। तो जो भी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं या जो मैंने करवाई हैं और जो रह गई हैं, वो मैं एग्ज़ाम तक कंटिन्यू लेक्चर में लाऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।